नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 12। अरमान बानी के करीब आने लगता है। बानी घबरा कर कहती है, आप क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहा हूँ। बाहर का मौसम देखो कितना रोमांटिक हो रहा है। अरमान बानी के चेहरे पर घबराहट देखता है। प्यार से उसका चेहरा पकड़ कर कहता है, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन उसी वक्त बनाऊँगा जब मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में होगा। अरमान बानी के गालों को चूम लेता है। दोनों काफ़ी वक्त तक एक दूसरे में खोए रहते हैं। बानी अरमान को दूर करके कहती है, फिर होठों में दर्द हो रहा है। अरमान बानी को बाहों में लेकर कहता है, मोहब्बत में वैसे भी बहुत दर्द होता है। बानी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो यह अरमान सिंघानिया बिखर जाएगा और फिर इसे समेटने की ताकत किसी में नहीं है। बानी अरमान के गले लग जाती है। अरमान आता है, बानी तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो, जिसे मैं हमेशा अपने करीब संभाल कर रखूँगा और तुम्हें मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। अरमान बानी को घर छोड़कर वापस आता है। कमल सिंघानिया उसे बाहर मिल जाते हैं और उससे पूछते हैं, निहारिका से तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ? अरमान बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। कमल जी कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन इस हालत में है। अगर तुमने उस 2 कोटी की लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दी होती तो जेबरन मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करता। अरे तुम जेसिका से शादी कर लेते और जेबरन निहारिका से, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो इसका भूत सवार था। अरमान गुस्से में कमल जी की तरफ देखता है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शेरा, पता चला मेरे घर पर हमला करने वाला और बानी को किडनैप करने वाला कौन है? ये दोनों एक ही शख्स है। ऐसा कौन पैदा होगा मुंबई में जो मुझ पर हाथ डालने लगा है? आज वह मेरी बानी तक पहुंच गया। जल्दी पता करो शेरा, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इधर अब्रोड में जबरन हर रोज़ निहारिका के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। सुन महारानी, यह तेरे भाई का नहीं, तेरे पति का घर है, जिसके साथ तेरे भाई ने बहुत गलत किया। उसने मेरा बिजनेस बेकार कर दिया, मेरे माँ बाप को सड़क पर ले आया, मेरी बहन को उसने जान से मार दिया। इसलिए अब उसकी भरपाई तुझे करनी होगी, वरना मैं तेरे भाई को मार दूंगा। श्याम, मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, मुझसे उनके लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रहना। और हाँ, कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन लेना और वह 5 मीटर की साड़ी लपेटने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान नहीं, देश की धरती पर बैठी हो। एक हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वो हिंदुस्तानी ही रहता है। अगर मैं साड़ी नहीं डालूंगी तो सूट डालूंगी, लेकिन मैं वह छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या बोला तूने? तू मेरा कहना नहीं मानेगी। जबरन अलमारी खोलकर निहारिका के सारे कपड़े निकालता है और उन्हें जला देता है। निहारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जबरन के आगे उसकी कहाँ चलने वाली। ले जाकर, अब तेरे पास सिर्फ वही कपड़े हैं जो तेरे लिए लेकर आया हूँ। शाम को उन्हें पहन कर रेडी रहना। आपके दोस्तों से मुझे क्या लेना देना? मैं क्यों उनके सामने आऊँगी? खाना मैं बना दूंगी। जेबरन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को जेबरन घर वापस आता है। बेचारे निहारिका ने मजबूरी में एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उसके मन की तो नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके शरीर को ढक रखा था। जेबरन उसे देखकर कहता है, दिल करता है गोली मार इसे। मैंने कहा था छोटे छोटे कपड़े पहनना। खाना बना लिया तूने? जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं मेरे दोस्त आने वाले होंगे। जेबरन अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। निहारिका विस्की की बोतल और गिलास लेकर, आओ साथ में पानी भी। निहारिका एक तरफ अपने कपड़ों को देखती और बाहर बैठे दोस्तों को, हे भगवान, मैं कैसे इनके सामने जाऊं? बेचारी मजबूरी में लेकर जाती है और ट्रे रखकर वहां से आने लगती है। जेबरन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जेबरन अपने हाथ निहारिका की जांघों में चलाने लगता है। निहारिका वहाँ से उठने लगती है। जेबरन उसे दोबारा बिठाकर कहता है, यह तुम्हारा इंडिया नहीं है, यहाँ पर यह सब चलता है। क्या बात है दोस्त, तुम्हारी वाइफ तो बहुत सेक्सी है। जेबरन वहीं सोफे पर निहारिका को गिराकर उसे किस करने लगता है। निहारिका परेशान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके दोस्त कहते हैं, यार अकेले ही मज़े लोगे या हमें भी मज़े लेने दोगे? उसकी बातें सुनकर निहारिका तुरंत जेबरन को धक्का देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। यह क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ और तुम मेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। देखने में तो हिंदुस्तानी लग रहे हो। बेवकूफ़ औरत, मेरे दोस्तों से इस तरीके से बात। मैंने कहा ना कि तेरा हिंदुस्तान नहीं है,
यहाँ पर सब कुछ चलता है, और वैसे आजकल तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। चलता होगा, पर मैं निहारिका का सिंघानिया हूँ। तुम मेरे पति हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने की इजाज़त दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। मैं तुम्हारी ज़रूरत का सामान नहीं हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। अपने दोस्तों को यहाँ से निकाल कर फेंक दो। निहारिका खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जबरन उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर निहारिका का दरवाज़ा नहीं खुलता और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, तूने किस कलम से मेरी किस्मत लिखी है। अरे पति तो अपनी पत्नी की इज्जत का रखवाला होता है। मैंने जबरन को अपने साथ ज़बरदस्ती करने दी क्योंकि वह मेरा पति है, लेकिन आज तो उसने सारी मर्यादा पार कर दी। वह मुझे अपने दोस्तों के साथ सोने को कह रहा है। ऐसे इंसान को मैं अपना पति नहीं मानती, और अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, पर यहाँ नहीं रहूँगी। काफ़ी नशा कर लेने की वजह से जबरन बाहर हॉल में ही सो जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती है, वह पूरे घर में निहारिका को देखता है, लेकिन निहारिका उसे कहीं नहीं मिलती। यह बेवकूफ़ लड़की कहाँ चली गई? इसकी हिम्मत कैसे हुई यह घर छोड़कर जाने की? जाएगी कहाँ? वापस लौटकर मेरे पास ही आएगी। अरे इतने बड़े देश में जहाँ उसका अपना कोई नहीं है, कहाँ जाएगी? इधर उधर भटक कर खुद मेरे पास आ जाएगी। कमल सिंघानिया, एक आदमी से मिलते हैं। तुमने आज तक मेरे लिए बहुत काम किए हैं, आज एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है जिसे तुम्हें पूरा ही करना होगा, किसी भी कीमत पर। उसे एक तस्वीर पकड़ा कर कहते हैं, इस लड़की को गौर से देखो, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। लेकिन सर, यह लड़की है कौन? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में पता करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बानी, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तुम जो दिखती हो तुम वह हो नहीं, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारी चाहत में इतना अंधा हो चुका है कि वह सच नहीं देख पा रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी है। बहुत जल्द तुम्हारा सच मेरे सामने होगा, और अरमान के सामने भी। कमल जी बेचैनी से अपने कमरे में घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है। कमल जी उसे गौर से देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो यह लड़की बहुत ही सीधी सादी है, सिंपल परिवार से है, लेकिन नहीं, कुछ तो मिसिंग है, और मैं इसका पता लगा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इस लड़की के इश्क में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। अरमान ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले बानी को बुलाता है। बानी फाइल लेकर कैबिन में आती है। सर, इस फाइल का साइन कर दीजिए, आज 2 बजे आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरमान बानी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। यह क्या कर रहे हैं आप? ये ऑफिस है। मुझे पता है, लेकिन यह ऑफिस मेरा है। तुम मेरी हो, फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? अरमान बानी से के बालों को पीछे करके उसके कंधे पर किस करता है। तुम्हें बस रोमांस करने का मौका चाहिए ना, जगह तो देख लिया करो। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताना, तुम्हारा यह जो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस है, ये पूरी दुनिया में फैला होगा, या फिर तुम बहुत कमाते होंगे? अरमान अपनी आंखें छोटी करके कहता है, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं कौन हूँ, हर वक्त हमेशा अंडरवर्ल्ड की बातें किया करती हो। तुम मुझे सिर्फ अरमान द बिजनेसमैन के नाम से जाना। यह मेरी दुनिया दूसरी है जिसके बारे में मैं कम सोचता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही जर्नल नॉलेज के लिए पूछ रही थी। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जर्नल नॉलेज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम्हें पता है कि 21 में कितनी कैलोरी होती है? बानी मुँह बनाकर कहती है, मतलब? तुम्हें घुमा फिरा कर एक ही टॉपिक पर बात करनी है। चले हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरमान झटके से बानी को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कैबिन में बने रूम में लेकर जाता है। ऑफिस के टाइम पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कोई तुम्हारी कैबिन में आ गया तो क्या सोचेगा? अरमान किसी को कॉल करता है। भारिया, कुछ टाइम के लिए मेरी कैबिन में किसी को मत भेजना, मैं काफ़ी बिजी हूँ। अब तुम्हारी यह टेंशन भी ख़त्म हो गई। अरमान तुरंत बानी के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। अरमान का मुंह बन जाता है। बाकी बानी मुस्कुराकर कहती है, कैबिन में आने के लिए तो किसी को मना कर सकते हो, पर फ़ोन पे आने के लिए नहीं कर सकते ना। शेरा का नंबर देखकर अरमान तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। बोलो शेरा, क्या बात है? सर, एक बहुत ही अजीब चीज़ पता चली है। आपके घर पर उस दिन जो अटैक हुआ था ना, वह अंडरवर्ल्ड की थी, ना ही वह आपके दुश्मन। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सर, वह पुलिस वाले थे। क्या? व्हाट्सअप? मुझे लगता है कि जिन्होंने मैडम को किडनैप किया था वह भी पुलिस वाले थे। लेकिन अब एक बात समझ नहीं आ रही कि यह पुलिस वाले क्रिमिनल्स की तरह आपके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अरमान अपने माथे पर उंगलियां रगड़कर कहता है, इंस्पेक्टर राम की कही हुई बात याद है तुझे?
तेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को मेरा सच पता लग गया है। अब आप बताइए सर, क्या करना है? सबसे पहले अपने लोगों को सब तरफ फैला दो और पता करो कि क्या पुलिस के ऊंचे महकमे तक यह बात पहुंची है, और जितने भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उन सबको पकड़ो। उन 2 को तुमने पकड़ रखा है ना, उन्हीं से उगलवाओ। मैं आज शाम को वहाँ आ रहा हूँ। क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रहे हो? अरमान मुस्कुराकर बानी को अपनी बाहों में लेता है। एक ज़रूरी काम याद आ गया, बाद में मिलता हूँ। बानी ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठने वाली होती है, तभी कमल जी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। देखिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं अरमान को बता दूंगी। क्या बात करनी है, आप मुझे यही बता दीजिए। देख लड़की, अगर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती है, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे 2 चेहरे हैं, एक जो तू मासूम भोली भाली बनकर मेरे बेटे को फंसा रही है ना। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी बेटी को बता दूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसका और मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुपचाप गाड़ी में बैठती है या नहीं? नहीं बैठूंगी, क्या कर लेंगी आप? मेरे आदमी तेरे घर के अंदर है, जल्दी मेरे साथ गाड़ी में बैठ, वरना अपने माँ बाप को जिंदा नहीं देख पाएगी। वानी तुरंत कमल जी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। उन्हें देखकर कहती है, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। अगर अरमान को पता चला, आपकी और उनके बीच के रिश्ते और भी बिगड़ जाएंगे। वह मेरा बेटा है, उसे कैसे संभालना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिलहाल तो मुझे तेरा सच पता करना है। कमल जी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकते हैं और बानी को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। आप मुझे यह बता कि तू सच में कौन है? क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते, जो एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं? यह तो वह है जो दिखा रही है। अब तू मुझे अपनी वह सच्चाई बता जो तुम छुपा रही है। तेरा चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरी सच्चाई तो तूने मेरे बेटे को बताई है। तू वह नहीं है। कौन है तू? मैं जो दिख रही हूँ मैं वही हूँ। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कमल जी एक थप्पड़ बानी को मारते हैं, जिससे बानी नीचे गिर जाती है। जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, बानी तुरंत उनका हाथ पकड़कर धक्का दे देती है, जिससे कमल जी गाड़ी से जा टकराते हैं। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिएगा। आपकी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप अरमान के पिता हैं, वरना अब तक मेरे सामने खड़े नहीं रहते। लड़की, आज नहीं तो कल मैं तेरा सच पता लगा कर रहूँगा और अपने बेटे की आंखों पर बंधी तेरे प्यार की पट्टी खोल कर रहूँगा। अरमान सेरा के पास पहुँचता है, सीधे उस कमरे में जाता है जहाँ पर उन 2 आदमियों को पकड़ कर रखा था। सर, ये दोनों बहुत सख्त जान हैं। पूरे दिन में इन्हें सिर्फ आधी आधी रोटियां खाने के लिए दी जा रही हैं। पिछले 15 दिनों से इनका यही हाल है। दिन भर पिटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। अरमान उन दोनों की तरफ देखता है। तुम दोनों अपनी हालत देखो, और टॉर्चर किए गए तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जिंदा रहोगे। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुमने अब तक पुलिस के लिए काम किया है। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठकर खा सकती है। अब मुझे बताओ, कौन कौन पुलिस वाला केस से जुड़ा हुआ है और तुम लोग मेरे बारे में क्या जानते हो? वे दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिस्टर अरमान सिंघानिया, इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती, और माफ़ कीजिएगा, हम भी इंस्पेक्टर राम की तरह बिकाऊ नहीं हैं। तुझे क्या लगता है तू हमें मार देगा? मार दे? अरे हम तो निकले ही हैं सर पर कफन बांध के। जानते थे कि अगर एक बार तेरे हाथ में पड़ गए तो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी तेरे सामने आए क्योंकि हमने जानबूझकर अपनी मौत चुनी है। हमें मौत का डर मत दिखा। तू हमारे मुख से कुछ नहीं उगलवा सकता। तेरी बर्बादी, तेरी धीरे धीरे तेरी तरफ हम चले जाएंगे। तो क्या है, कल कोई और आएगा जो तुझे इसी मिट्टी में दफन करेगा। अरमान गुस्से में खड़ा होकर सेरा से कहता है, मार दो इन दोनों को। यही शब्द उस इंस्पेक्टर राम ने कहे थे, यही शब्द कह रहे हैं। आखिर कौन है वह जो मेरा सब जानता है और इतने दिनों से तुम उसका पता नहीं लगा पा रहे हो? अरमान बाहर निकल जाता है, तभी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। सिर्फ बाहर निकल कर आता है, सर मार दिया दोनों को। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वह इंसान किस बिल में छुप कर बैठा है कि हमें कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा। जल्दी ढूंढो सेरा, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना।
चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।